उनको सिर्फ रियाल और डॉलर ही नजर आता है। और बिल्कुल ये बात सही है कि इस वक्त जो अरब दुनिया के बड़े बादशाह ममालिक हैं, बादशाह हैं, वो अपनी ज़िंदगी को इस अयाशी से बाहर निकालना ही नहीं चाहते। उनको आप मुझे बताएं क्या मोहम्मद बिन सलमान की ज़िंदगी पे कोई फ़र्क पड़ा? गज़ा में 50,000 लोग मर गए। कतर के अमीर पे कोई फ़र्क पड़ा? क्या मुत्तहिदा अरब अमारात की किसी अमीर पे कोई फ़र्क पड़ा? किसी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा भाई। ये हम है जिनको नींद नहीं आती, जिनका दिल खून के आंसू होता है, जो हम करते रहते हैं, अपना खून खौलाते रहते हैं, अपना खून खुश करते रहते हैं वहाँ के मज़ालिम देख देख कर। $400 मिलियन का त्यारा दिया है। क्या ये नहीं होना चाहिए था कि ये इसराइल से ताल्लुकात ख़त्म करते? होना तो ये सारे पैसे वो गज़ा के लिए देते, तो यही है, वो गज़ा के साथ अपने ताल्लुकात बढ़ाते। जिस ज़माने में इसराइल से ताल्लुकात ख़त्म करने की बात हो रही है, ये उस ज़माने में इसराइल से ताल्लुकात बनाने के ये माहौल बना रहे हैं। जब इसराइली ड्रोन पाकिस्तान में गिरते हैं, ये बहुत बड़ी कामयाबी है हमारी पाकिस्तानी फ़ौज की कि उन्होंने इनके इसराइली टेक्नोलॉजी को हैक किया, नुकसान पहुँचाया और हिला के रख दिया उन्होंने इसराइल को। अब अगला स्टेप ये होना चाहिए कि हमारे ड्रोन सिर्फ फ़लस्तीन में होने चाहिए, वो लग पता जाए इसराइल को कि तुमने किससे टक्कर ली है। अस्सलाम वालेकुम। तस्मीन जावेद ज़ाविया के एपिसोड से हाजिर है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमें दुआएं दे रहे हैं, हमारे पॉडकास्ट को समाअत फरमाते हैं। और लिमिटेड ही सही, लेकिन बहुत है हमारे लिए। हम ज़्यादा कोई लालची लोग नहीं हैं और बिल्कुल भी नहीं है। हम समझते हैं कि अगर किसी एक को भी हमारे पॉडकास्ट के ज़रिए, हमारे व्लॉग्स के ज़रिए, जैसे डॉक्टर साबिर अबू मरियम जो मेरे हमेशा मेहमान होते हैं, जो कि फ़लस्तीन फाउंडेशन के सेक्रेटरी जनरल हैं, वो जिस तरह से गुफ्तगू फरमाता है कि उससे कोई रोशनी की किरण पैदा होती है, कोई मायूसी का खात्मा होता है, कोई आपको मायूसी में एक हौसला अफजा खबरें सुनाता है, तज़कियात देता है। क्योंकि हमने हमेशा यही सुना कि मुसलमानों का ज़वाल है, लेकिन डॉक्टर साबिर अबू मरियम साहब के तबसरों से, तज़कियात से ये लगता है कि नहीं, सब बुरा नहीं है और मुसलमानों के अंदर अभी भी जो है वो हिस्से गैरत जो है वो बरकरार है और वो रेजिस्टेंस कर रहे हैं, दिफा कर रहे हैं और किसी भी सूरत जो है इस्तेमारी क़ुव्वतों के सामने सर नहीं झुका रहे। तो ग़ालिबन ये हमारी 14वीं एपिसोड है, 14th। और ये एक सिलसिला शुरू हुआ। शुरू में मेरे सवालात थोड़े से तल्ख़ होते थे, बाद में तल्ख़ नहीं रहे तो उसको थोड़ा सा मैंने मोल्ड किया इस तरह से कि बात को तरीक़े से पहुँचा दिया जाए। और डॉक्टर साबिर अबू मरियम की हमेशा से खूबसूरती रही है कि उन्होंने मेरे मुश्किल सवालात पे बहुत ही ऐसे जवाब दिए कि जो वाक़ई मैं कहता हूँ कि कन्विंसिंग जवाब थे। और उनका ये शुक्रिया है कि कभी भी मेरी बात का बुरा नहीं मनाते। हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग का खात्मा हो चुका है, सारी खबरें आपके सामने हैं, पूरा बैनुल-अक़वामी मीडिया इस पर लिख रहा है कौन जीता कौन हारा। हम नतीजा देने के लिए नहीं बैठे हुए, लेकिन एक आपको मैं थोड़े से इशारे दे देता हूँ। पाकिस्तान के हक में चीज़ें गई हैं सीज़फायर के बाद, जंगबंदी के बाद। हक में क्या गई हैं कि कश्मीर का जो मामला है उसको बैनुल-अक़वामी सतह पर माना गया है और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि कश्मीर के इशू को हम डिस्कस करना चाहिए। और दूसरा ये कि इंडस वाटर ट्रीटी को बहाल किया जाएगा और मुज़ाकरात के लिए बात की गई है। ये वही हिंदुस्तान है जो पाकिस्तान से मुज़ाकरात से भागता था। तो लगता तो यही है और लगता है कि हकीकत भी यही है, लेकिन ज़ाहिर बात है हमारा दुश्मन भी इस चीज़ को नहीं मानेगा, पाकिस्तान जंग जीता है। तो बहुत कुछ आपने इसमें तबसरे मेरी तरफ से भी सुननी होंगे, डॉक्टर साबिर अबू मरियम साहब से भी सुनी होंगे। उस पर तो हम थोड़ी सी बात करके उसको छू के असल मौजू की तरफ आते हैं। वो ये है कि जिस वक्त पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं, इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो मशरक़ वस्ता के अंदर जो है अपने दौरे पे हैं। कल वो परसों वो सऊदी अरेबिया गए, कल वो कतर गए और आज वो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, मुत्तहिदा अरब अमारात में हैं और बहुत से डील्स वो साइन कर रहे हैं। और एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप जो कि एक रियल एस्टेट के मास्टर कंसिडर किया जाते हैं, अपने तिजारती सरगर्मियों को लेके चल रहे हैं। सबसे बड़ी खबर क्या थी, वो ये थी कि शाम के सदर अहमद अल-शरा जलानी को एक तरह से लेजिटिमेसी मिल गई है, उनको एक तरह से रिकग्नाइज अमेरिका ने कर लिया है और शाम से पाबंदियाँ उठा ली गई हैं। डॉक्टर साबिर अबू मरियम साहब बहुत शुक्रिया आपका। ये बहुत बड़ी खबर है कि अहमद अल-शरा जलानी को कबूल कर दिया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया तज़मीन जावेद भाई। ये तो ख़बर से ज़्यादा मैं समझता हूँ कि शायद ये अमेरिका की वो शिकस्त है कि जिसे कहते हैं कि थूक कर चाट लेना। शायद इस तरह की कोई मिसाल इनके लिए अगर अमेरिका के लिए लाई जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि देखिए, जुलानी बिलाखिर एक शुरू से मैं आपको कह रहा था हर प्रोग्राम में कि वो खुला हुआ पपिट है और जिस वक्त वो इराक की जेलों से छोड़ा गया था तो अमेरिका ने उसको निकाला था। अबू बकर बगदादी को मरवाने वाला भी यही शख्स था। ये मैं आज ये बात का ऐलान कर रहा हूँ कि जो अबू बकर बगदादी को भी मरवाने में इसका हाथ जुलानी का। और आज भी एक बड़े अपने रहनुमा को, अभी उसका नाम आ जाएगा थोड़े दिनों में आपके सामने, कि इसी जुलानी ने इस ट्रंप की मुलाकात के बाद उसको गिरफ्तार करवा लिया। अच्छा, अपने ही बंदे को।
क्योंकि नाम वो- बता दें आप। नाम अभी मैं डिस्क्लोज नहीं करता, वो बहुत सेंसिटिव नाम है, शायद ये यूट्यूब चैनल हमें उड़ा ना दे, वो इसीलिए मैं आपको अभी बाद में बता दूंगा ऑफ द रिकॉर्ड, लेकिन ये काम हो रहा है। ओके। तो ये वो शख्स है कि जिसने हमेशा अमेरिका को सर्व किया है और अभी भी सर्व कर रहा है। आप देखिए वहां उसने किस तरह से, अगर उसको बुलाया गया है, तो मैंने आपको पहले भी ये बात कही थी कि इस वक्त जो शाम में हुआ है, टूट फूट हुई है, जो तोड़ फोड़ हुई है, कि जोलानी आया है, इसराइल ने कब्जा किया है, तो तुर्की ने कब्जा किया है, ये सब कुछ होने के बाद ये सारी अरब रियासतें खौफजदा है। किस चीज से खौफजदा है कि कहीं ऐसा कुछ हमारे यहाँ भी क्रिएट ना कर दिया जाए। और अमेरिका जो इनको ब्लैकमेल करता है, जो डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त भी ट्रिलियंस डॉलर्स वहां से लपेट रहे हैं, 1.2 ट्रिलियन उन्होंने कतर से ले लिए हैं जब हम बात कर रहे हैं इस वक्त, और 600 बिलियंस उन्होंने अच्छा, कतर से जो सऊदी अरब से 1.2 ट्रिलियन की किस्मत पे लिए उन्होंने। मुख्तलिफ मुआहदे हैं, जिसके अंदर 98 बिलियन डॉलर का तो सिर्फ एक मुआहदा है, जिसमें वो एविएशन और जेट्स और ये सारा उनका है। बोइंग जहाज दे रहे हैं उनको। जी, बिल्कुल। अच्छा। बोइंग जहाजों का मुआहदा है। 3 बिलियन डॉलर्स का एक मुआहदा है जो जो एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड है। इसी तरह एक 97 बिलियन का है, एक समथिंग है, सारा मिला जुलाकर 1.2 ट्रिलियन है। बहुत बड़ी बिगेस्ट डील है ये। दुनिया में इससे बड़ा कोई मुआहदा अभी तक देखने को फिलहाल हमने नहीं देखा है। सऊदी अरब ने भी 600 अरब डॉलर के मुआहदे किए हैं, वो भी इसी तरह से मुख्तलिफ फील्ड्स के अंदर हैं, सिक्योरिटी की फील्ड में है, AI की फील्ड में है, कुछ और चीज़ों में है, बाकी भी है। तो ये जो अमेरिका इनसे पैसे ले रहा है ना, ट्रंप, ये क्यों ले रहा है? ये इनको डराया हुआ है उसने कि देखो अगर तुम मेरे साथ नहीं आओगे, मुझे पैसा नहीं दोगे, मुझे दूध नहीं दोगे, तो मैं क्या करूंगा, मैं जुलानी जैसे तुम पर मुसल्लत कर दूंगा, तुम्हारे यहाँ डेमोक्रेसी के नारे लगवाऊंगा, तुम्हारी बादशाहत खत्म हो जाएगी। जिस वक्त ट्रंप पहले आया था पिछले दौरे हुकूमत में, उस वक्त मैंने कई आर्टिकल लिखे हैं, ये रोजनामा एक्सप्रेस में छपे हुए हैं। उस वक्त मैंने लिखा कि ट्रंप और मोहम्मद बिन सलमान के दौरान एक खुफिया डील है, जिसमें मोहम्मद बिन सलमान ये चाहते हैं कि वो अगले 50 साल तक किंगडम को एंजॉय करें, ओके। और कोई उनको चूंचरा ना करे, मतलब चूंचरा उनके भाई, उनकी कजिन्स उनको तंग ना करें। और अब फिर वही हो रहा है। आप देखिए कि इस दौरे में जो एक बंदा वो मिसिंग है, वो किंग सलमान है। आपने देखा कहीं उनको पूरी वीडियो? बीमार है ना शायद। बीमार बेशक हूं, पहले भी बीमार थे, लेकिन उनको व्हील चेयर पे लाया जाता था। एक देखे ना, एक सदर आया है, अमरीकी सदर आया। नहीं, इस चीज को छुपाने से क्या उनको सर्व हो रहा है? नहीं, पूरी बात सुने। वो पहले भी लाते थे, किसी नशिस्त में बिठाते थे, तकरीब में लाके सीट पे बिठाते थे, वो सलाम दुआ होती थी, लेकिन इस मरतबा बिल्कुल आउट ऑफ द सीन है। ये खबरें हैं मुख्तलिफ अमरीकी थिंक टैंक्स के जो माहिरीन हैं, सियासी और तजिया निगार हैं, उनका ये समझना है, या वो ये मान रहे हैं इस वक्त कि शायद वो एक्सपायर हो चुके हैं, शायद, गालिबन, वल्लाहु आलम क्या खबर सही है। और मोहम्मद बिन सलमान ने ये 600 अरब देकर डॉलर्स अपनी किंगडम को बचा लिया है कि वो आइंदा बादशाह बन जाएंगे, और बहुत जल्द इनके फ्यूनरल का ऐलान भी नहीं, ये सब हो जाएगा। सवाल ये यहाँ नुक्ता उठाना चाहता हूँ, अमेरिका को सऊदी अरब के पैसों की जरूरत क्यों है? बिल्कुल है। देखिए, अमेरिका की मईशत का अगर मुताला करें तो अमेरिकी मईशत इस वक्त खसारे में है, ओके। बहुत ज्यादा बर्बाद हो रही है, टूट फूट का शिकार है। जो IMF और इंटरनेशनल जो इदारे हैं, उनके कर्जों तले दबी हुई है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स के कर्जे हैं। तो अमेरिका को ये पैसे चाहिए। इस दौरे के क्या मकासद है? फिर ये ट्रंप यहाँ क्यों आया? ट्रंप का सबसे 3 मकासद है। देखिए, 3 मकासद में से पहला मकसद है इक्तसाद, ठीक है, इकोनॉमी, और वो आपके सामने हो रहा है। दूसरा मकसद है गजा, फलस्तीन, ठीक है। इसी तरह एक और मकसद है कि जो है वो इसराइल, कि वो इसराइल के लिए एक राह हमवार करना चाहते हैं। ये 3 बड़े मकासद हैं जो मैं इसके दौरे से समझा हूं, इनकी पहली तकरीर से भी और इनके आने से पहले से भी। तो मैं जिस तरफ इशारा कर रहा था वो ये था कि पहले भी किंगडम जॉय करने के लिए मोहम्मद बिन सलमान ने ट्रंप से दोस्ती की थी और गारंटी ली थी कि हम सारा कुछ करेंगे जो आप चाहेंगे। डील ऑफ द सेंचुरी भी हमें तस्लीम है, हमें अब्राहमिक अकॉर्ड भी तस्लीम है, लेकिन 50 साल तक हम बादशाह, मुझे कोई ना छेड़े। नहीं साहब, ये आपका तज्जिया है नहीं, या ये रिपोर्टिंग है, इन्फॉर्मेशन 50 साल ये गारंटी हुई है वहां पर। जैरेड कुशनर के जरिए ये पैगामात जो है ना वो तब्दील हुए हैं। खुद अमेरिकन बड़े बड़े राइटर्स ने इस पे लिखा है, आप सर्च करेंगे आपको कई राइटर्स मिल जाएंगे। ठीक है, उन्होंने ये पूरी बात लिखी। उसमें कुछ पॉसिबिलिटीज ये भी हो सकती है ना कि मफरूजात पे की बेसिस पे भी चीजें। बात नहीं, बहुत सारी चीजें प्रैक्टिकल हुई हैं, वरना अमेरिका को सऊदी से क्या लेना था? देखिए, मोहम्मद बिन सलमान साहब यंग तो हैं, 40 साल की गालिबन उनकी उम्र है, तो जाहिर बात है ऑटोमेटिक से थोड़े ऊपर। हाँ, क्राउन प्रिंस तो वही है ना इस वक्त। तो क्राउन प्रिंस के बाद मतलब जो किंग होगा सऊदी अरेबिया का, तो अंडरस्टूड सी बात है। वो तो नहीं है कि वो हो, उनके और भी बेटे हैं और भी रिश्तेदार हैं, बहुत से शहजादे तो मुल्क बदर किए हुए हैं। फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि वहां पे कोई बगावत नहीं उठती। डेमोक्रेसी क्यों नहीं चाहिए अमेरिका को? वहां बादशाहत क्यों चाहिए? कतर में, कुवैत में, बहरीन में, यहाँ पे बादशाहत क्यों चाहिए? इराक में उनको डेमोक्रेसी चाहिए,
ईरान में, पाकिस्तान में उनको डेमोक्रेसी चाहिए। कहते हैं शफाफ इलेक्शन। भाई तुम कौन होते हो? शट अप, हो कौन तुम? शफाफ इलेक्शन की बात करते हो? बदबख्त, तुम खुद अपने आप को देखो कि तुम क्या हो। चोर हो, सबसे बड़े गुंडे हो, दहशतगर्द हो। आप कहते हो पाकिस्तान में शफाफ इलेक्शन होने चाहिए। आप हमारी हुकूमतों को ट्रोल करते हो। ठीक है, तो ये इस चीज का खौफ है इन अरबों को, पहला खौफ है। दूसरा खौफ उसने इनको दिलाया हुआ है कि भाई ये इसराइल बिठाया हुआ है, ये किसी भी वक्त ग्रेटर इसराइल बनाने के लिए तुम्हारे ऊपर वो चढ़ दौड़ेगा। जब तक मेरे इसको लगाम दे के रखूंगा तब तक ठीक है, तो उसके लिए मुझे पैसे दो। अच्छा, फायदा किसको हो रहा है इस इन्वेस्टमेंट का? क्या सऊदी अरब को फायदा होगा? 600 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट इन्होंने की है। अमेरिका ने $1 की, $1 की भी इन्वेस्टमेंट सऊदी अरब दिया है ना जवाब मेरे को। उस असले का सऊदी अरब क्या करेगा? यमन के खिलाफ इस्तेमाल हो सकता यमन के खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है, बिल्कुल ये बात सही है, लेकिन यमन के खिलाफ 9 साल तक इस्तेमाल करके सऊदी अरब को क्या हासिल हुआ? 2015 से 2023 तक मुत्तहदा अरब अमारात, सऊदी अरब, इन सब ने यमन के ऊपर असला इस्तेमाल किया, अरबों डॉलर का असला इस्तेमाल किया। क्या खुद अमेरिका ने क्या कर लिया यमन के ऊपर अपनी सारा कुछ करके? तो जिसका अमेरिका कुछ नहीं बिगाड़ सका तो अमेरिकी असला क्या बिगाड़ेगा? गवाह है कि 2015 से जो ये जंग शुरू हुई यमन की, इसके नतीजे में जो वहाँ भूख और अफलास का जो मामला उस भूख और अफलास का रिजल्ट क्या है? क्या वो खत्म हो गए वो यमनी? तो नहीं हुआ है। उल्टा सऊदीया को नुकसान हुआ, सऊदी अरब को बहुत बड़ा माशी नुकसान हुआ उसमें, उनको तो कोई नुकसान नहीं हुआ, उनके लोग मारे गए। ये नुकसान बात ये है, ये जो आप जितनी नुकात उठा रहे हैं, बिल्कुल अवाम उन्नास में ये शऊर है कि वो ये समझते हैं कि जो शाही खानदान है, सिर्फ सऊदी अरबिया के नहीं, जितने भी गल्फ ममालिक के हैं, उनके मफादात जो हैं उनके अवाम से बिल्कुल मुख्तलिफ है, फिर भी वो सर्वाइव कर जाते हैं। तो फिर इन सारे तज्जियात का फ़ायदा क्या है? देखिए, तज्जियात का फ़ायदा यह है कि बिलाखिर पब्लिक ओपिनियन तो कहीं ना कहीं क्रिएट होती रहती है, और लोगों को होशियार रखने के लिए, लोगों को बाखबर रखने के लिए इन तज्जियात की अपनी अहमियत है। तज्जियात का ये मतलब नहीं है कि ये रिजल्ट भी यही बन जाए, ठीक है ना। तज्जियात का मतलब यह है कि जो कुछ हो रहा है उसके ऊपर एक डायलॉग है, एक डिस्कोर्स है, उसके नतीजे में लोगों की एक राय जन्म लेती है, एक इख्तलाफ राय जन्म लेती है, ओपिनियन मेकिंग कर रहे हैं, ओपिनियन मेकिंग है। और हम ये चाहते हैं कि लोगों को सही गलत का फर्क पता चले। हमारा काम ये नहीं है कि हम लोगों को कहेंगे जाके भाई तुम वहां पे हुकूमत गिरा दो, ये तो हम नहीं कहते। हम तो ये ना अभी ऐसा हमारे कहने से ये हम एक अपने जिम्मे का काम है कि हम एक वो जो कुछ हो रहा है हम उस पर वो नजर रखे हुए हैं कि भाई ये अमेरिकी सदर क्यों आया है, 600 अरब यहाँ से क्यों ले रहा है, 1.2 ट्रिलियन वहां से क्यों ले रहा है, और वो जहाज उसको तोहफे में दे रहे हैं $400 मिलियन का, क्यों दे रहे हैं? हाँ, उसको जाती जहाज है। उनकी क्या मजबूरी है? देखें उनकी क्या ये सारी उनकी सबसे बड़ी मजबूरी खुद इन्होंने इस आखिरी मीटिंग में बैठ के दिखा दी कि उस दहशतगर्द जोलानी को लाकर अपने साथ बिठाकर बता दिया उन्होंने कि देखिए जनाब ये है। साहब लेकिन यहाँ एक नुकता है, बहुत आपने ठीक है उसूल पसंद बातें की हैं, लेकिन सियासत जो है वो उसूलों पे तो नहीं चलती है। मौजूदा सियासत जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है उसके तहत तो मफादात की दुनिया है। अगर इस इकोनॉमिक पार्टनरशिप जो कि गल्फ स्टेट्स की अमेरिका के साथ मजबूत हो जाती है, ओवरऑल मुसलमानों को इक्तिसादी फ़ायदा पहुँचता है, उनकी ज़िंदगियाँ बेहतर होती हैं, तो इसमें बुरा क्या है? देखिए, इससे ओवरऑल इससे किसको फायदा होगा? मैं फिर वही कह रहा हूँ कि इस इन्वेस्टमेंट से क्या सऊदी अरब के अवाम को फायदा हो रहा है? क्या खित्ते के अवाम को फायदा हो रहा है? हम दिलवा रहे हैं। ये तरक्की कैसी तरक्की है? किस चीज की तरक्की है? ये यमन से जंग ये तरक्की है? असले की सियासत देखिए, इस वक्त जो ट्रम्प के दौरे के ऊपर जो अच्छा तज्जिया हो रहा है ना इंटरनेशनल वर्ल्ड में, उन्होंने कहा है कि ये तिजारत या सियासत नहीं बल्कि असले की दलाली है। इसको ये अमेरिकन लिख रहे हैं, मैं नहीं लिख रहा, ये मैंने अमेरिकन को पढ़ा है। वो ये कह रहे हैं कि ये असले की दलाली है। तो अगर ट्रंप को असले की दलाली करनी है और असले को फैलाना है, इसका मतलब फिर उसको अमन के नारे लगाना छोड़ देने चाहिए। फिर ये खोखले नारे तो वो ना लगाए कि हम अमन कायम, वो दूसरों को दहशतगर्द कहता है, खुद वो दहशतगर्द। बात ठीक है आपकी, लेकिन इसमें एक और पॉइंट भी है ना कि पाकिस्तान से जो अक्सर वर्क फोर्स है, जो लेबर फोर्स है, ये इन्हीं ममालिक में जाके अपने रोजगार तलाश करते हैं, उनको रोजगार मिलता भी है वहां पे। तो मेरे ख्याल से अगर किसी तरह से जनरली मुसलमानों को फायदा पहुंच रहा है तो इन सब चीज़ों पर तनकीद करने की ज़रूरत है। इस बात में कोई शक नहीं कि पाकिस्तान से बहुत बड़ी तादाद में लोग उन मुल्कों में जाते हैं, लेकिन इस इन्वेस्टमेंट से उनका कोई हासिल नहीं है। नहीं, तो सुनिए, मैं आपको बता, देखिए मैं इसीलिए आपको दे रहा हूँ ना, अगर पैसा इन्वेस्ट हो रहा है तो उसका एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट, मैं वही आपको अर्ज कर रहा हूँ कि जो उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट आ रहा है वो इन लोगों के लिए नहीं आ रहा है कि जो पाकिस्तान से वहां जाकर बैठ रहे हैं। जो बैठे हुए हैं उनका भी वहां पे जो बुरा हाल है वो हमें पता है। किस तरह अरब अमारात से हजारों लाखों पाकिस्तानियों को निकाला गया है, किस तरह सऊदी अरब में उनके साथ ट्रीटमेंट हो रहा है,
किस तरह उन्होंने हमारे वीज़ों पे पाबंदी लगा रखी है, ये सारी बातें पूरी दुनिया के सामने है। ये आप ना कहें कि पाकिस्तान के जो जो मजदूर तबका है उसके ऊपर कितना मजदूर तबका, मैं सिर्फ पाकिस्तान मैं अभी की जगह भी बात कर रहा हूँ ना। देखें मुझे कंप्लीट करने का ना, अब ये है कि 10 लाख मी है तो बैठे हुए 10 लाख और तो नहीं जाएंगे वहां पर। अब इस मुआहदे के अंदर क्या है कि जो इम्पैक्ट आएंगे, जो भी इफेक्ट्स आएंगे पॉजिटिव या जो भी आप समझते हैं, उन्होंने कहा है कि हमारे लोग आके जॉब्स करेंगे यहाँ पर। ये सारे मुआहदे हैं, ठीक है ना। वो 1.5 लाख प्लस अमरीकी आके सालाना जॉब्स की बात हुई है वहां पर, 1.5 लाख प्लस अमरीकी शहरियों की सालाना जॉब्स देने की बात हुई है एक साल में, यानी आप 1.5 लाख बंदों को जॉब देंगे। तो उसमें पाकिस्तानियों को कितनों को जॉब देंगे, आप इंडियन को कितनों को जॉब देंगे, इसका इफेक्ट इंडियन और पाकिस्तानी या किसी और नेशन में नहीं आना। बात मेरी, आप शायद मैं इसको सही तरह से समझा नहीं पाया आपको। मेरा ये सिर्फ पाकिस्तान स्पेसिफिक सवाल नहीं था, मैं ये कह रहा था कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, फर्स्ट करें अमरीकी ज्यादा फायदा उठा रहे हैं, ट्रिकल डाउन इफेक्ट जनरली स्पीकिंग, जब एक माशी कारकर्दगी बेहतर होगी, लोगों के जेब में पैसा भी होगा, तो जिंदगी के मामला ठीक होंगे। लेकिन अक्सरियत अगर इन्हीं जंगों में, इन्हीं हम चीज़ों में लगे रहे, ये नुक्ता है, एक लोगों की राय है, मेरी राय नहीं है, मैं आपको लोगों की राय बयान कर रहा हूँ। तो वो यही कह रहे हैं कि हमें प्रैग्मेटिज्म की तरफ आना चाहिए और कन्फ्रंटेशन, लड़ाई झगड़े से इज्तनाब करना चाहिए। मैं फिर वही बात कह रहा हूँ कि जिस चीज़ को आप बयान कर रहे हैं आप उसकी असल चीज़ के ऊपर से हट रहे हैं, कि वो जो बिलियंस ऑफ डॉलर की जो उसके अंदर इन्वेस्टमेंट है वो किसी ऐसी तरक्की या पेशरफ्त के लिए नहीं है जिसमें कि दुनिया के गरीबों को फ़ायदा दिया जाए, बल्कि असले की तिजारत है। वो असलहा जो है, वो असलहा जिसको अमेरिकन लिख रहे हैं कि ये तिजारत और सियासत नहीं बल्कि दलाली असले की है, इसका मतलब कि इसका पूरे का पूरा जो कंक्लूजन है पूरी डील का वो असला है कि अमेरिका ने असला बेचना। समझ गया मैंने। उस असले से क्या किसी को पेशरफ्त मिलेगी, क्या किसी को फ़ायदा मिलेगा? तो वो तो नहीं मिलेगा ना, वो तो नुकसान है। ये असल बात है। सिर्फ हाँ ये ज़रूर हुआ है कि इनको गारंटीज मिल जाएंगी जहाँ जहाँ ये जा रहे हैं ट्रम्प, क्योंकि पैसा पकड़ लिया उन्होंने। ये तो इस तरह हो गया ट्रम्प एक कठपुतली टाइप का, जैसे होता है ना कि पैसा फेंक सही तमाशा देख। अब ये अरब क्या कर रहे हैं, अपने मफाद के लिए पैसा फेंक रहे हैं, तमाशा देख रहे हैं, उसको नचा रहे हैं, ठीक है ना। उसका इस तरह का इस्तकबाल करके ये करके वो क्या साबित करना है, रोल किया गया। बिल्कुल। इसमें एक चीज़ और है जो वो मिस है, जिस चीज़ पे बात होनी चाहिए, वो ये नहीं है कि जो हम कह रहे हैं, जो हम ये भी बात जिस मौजू पे चले गए कि किसको कितना करीब हो, तो गरीब तो बहुत नीचे है। असल चीज़ है कि जो इस वक्त जो वेस्ट एशिया के अंदर जो चीन और रूस और ईरान, इनका जो एक असर नफूज है, तिजारती असर नफूज है, जो माशी असर नफूज है, ये उसका काउंटर है अमेरिका। अमेरिका इधर गए हैं, वो गए हैं वो इक्तसाद के लिए, ये ठीक है। दूसरा वो चीन, रूस और ईरान के काउंटर ईरान को भी गए, बिल्कुल जाहिर है, बिल्कुल। ईरान की सियासत और ईरान की बड़ी तिजारत है इस खित्ते में, ये नहीं कि नहीं है, तेल की तिजारत है जी, वो और भी है काफ़ी। तो मेन एक ये भी नुक्ता है इसमें। तो बुनियादी तौर पर जब ये सारी चीज़ें हम देखते हैं और फिर इंटरनल वहाँ की पॉलिटिक्स देखते हैं, तो हम ये कहते हैं कि ये दौरा उनकी अपनी गारंटीज़ के लिए दिया जा रहा है, उनको बचाने के लिए किया जा रहा है। उनको गारंटी दी जा रही है कि आप ही रहेंगे बादशाह, आपको कोई नहीं छेड़ेगा, कोई तंग नहीं करेगा, आप बैठे रहें और बस ये हमारी हाँ में हाँ मिलाएं। फिर वो जो है वो डरे हुए हैं। उस डर का सबूत यह है कि जुलानी उन्होंने खुद हाथ पैर जोड़ के उसको बुला लिया, अपने महल में बुला के अमेरिका से मिलवा दिया। तुर्की उसमें था, सऊदी लेकिन इसमें बुरा क्या है कि शाम से माशी पाबंदियां उड़ जाती है। माशी पाबंदियां उड़ जाए अच्छी बात है, लेकिन बात यह है कि ये अब क्यों उड़ जाए, पहले क्यों नहीं उठाई गई? अगर इतनी इंसानी, ये तो वही वाली बात हुई ना, पहले क्यों नहीं हुआ अब क्यों हो गया। नहीं, ये वही वाली बात नहीं हुई। ये बात ये है कि जब अगर आप कहते हैं कि हम इंसानियत के फ़ायदे के लिए हैं और हम आए हैं कि हम लोगों को फैसिलिटेट करें, हम लोगों के लिए करें, तो फिर जब आप इन शराइत पर करते हैं कि आप इसराइल को तस्लीम कर लें, हम पाबंदियां उठा देंगे, वो आपके सामने सर झुका देता है, जुलानी कहता है मैं कर लूंगा, तो आप कहते हैं पाबंदियां हट जाएंगी। एक बशारुल असद है जो कहता है कि मार दो, मैं इसराइल को तस्लीम नहीं करूंगा, तो आप जो है ना वो जो है आप इस जुर्म की सज़ा शाम के आवाम को देते हैं, पाबंदियां लगाते हैं, उनका इस्तेसाल करते हैं, वहाँ पर दहशतगर्द गिरोहों की मदद करते हैं, दहशतगर्द गिरोहों के ज़रिए वहाँ लोगों का कत्लेआम कराते हैं, हुकूमत गिरवाते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी तो है ना, ये सिर्फ इस तरह नहीं है कि वो थे ये नहीं, ये आपका वो रवैया है, वो बिहेवियर है जो ये बता रहा है कि आप खुद सही नहीं है, आप सिर्फ अपने काम के लिए आए हैं और आज आपका काम अगर जुलानी से पूरा हो जाएगा तो कल फिर इस पर पाबंदियां लगा दें। अगर आज जुलानी स्टैंड ले ले, पूरी मुस्लिम उम्मा की ख्वाहिश क्या है? 1.5 अरब मुसलमानों से आप जाके पूछें कि क्या शाम को इसराइल को तस्लीम कर लेना चाहिए, बोलेंगे नहीं, कोई भी कहेगा नहीं। तो फिर जुलानी को क्या करना चाहिए? अगर वो मुसलमानों का लीडर है, वो मुसलमान है खुद अगर है, तो उसको ये कहना चाहिए कि मैं इसराइल को, तो वही वाज़ेह बयान आना, मैं मुसलमानों की राय का एहतराम करता हूँ, उसको ये कहना चाहिए। तो वो तो नहीं कह रहा, वो तो कह रहा है ये अमेरिका मेरा ये फादर है, सब कुछ है,
तो अमेरिका के आगे सर झुका रहा है ना। अभी देखें, दाढ़ी मजीद छोटी करके गया बेचारा कल। चले ठीक ठीक है ना। तो ये सारा कुछ भी दुनिया देख रही है। दुनिया इतनी सादा नहीं है। सादा तो नहीं है दुनिया, ठीक है, ये तो पहले भी अमेरिकन्स की तारीख तो ये रही है रिजीम चेंज की। 1952 के से ऑनवर्ड्स ब्राजील के अंदर, वियतनाम के अंदर, और कुछ लोग तो कहते हैं पाकिस्तान के अंदर भी दूसरे हवालों से इनकी एक तारीख तो ये रही है। अब उन्होंने कबूल कर लिया वही जुलानी जो कल उनके लिए बुरा था, फिर आज वो अच्छा हो गया। लेकिन बात यह है कि सियासत के कुछ जो मोहरे जो हैं, वो जिनके पास ताकत होती है वही उनको डिफाइन करती है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर यही जुलानी अपनी चीज़ों को तस्सी कर लेता है और वहाँ के लोगों को कुछ माशी तौर पे डिलीवर कर देता है, और ईरान से भी अपने मामलात को ठीक कर लेता है, और फिर ग्रेजुअली फिर वो इसराइल के खिलाफ भी जाके कोई ऐसा कदम उठाता है, तो आई थिंक उसको फिर कबूल कर लेना चाहिए सबको। देखिए, मसला जुलानी नहीं है, मसला अमेरिका है। हमें अमेरिका पे रहना चाहिए। जुलानी इतना बड़ा मसला नहीं है। जुलानी एक पपिट है, एक मोहरा है, जो अभी है कल नहीं होगा। जुलानी की हैसियत नहीं है कि वो किसी के साथ ताल्लुकात ईरान से बनाए या ख़राब करे। ये जुलानी का ये डोमेन नहीं है जो मैं समझता हूँ ना। देखिए, ईरान एक ऐसी रियासत है जिसका दुश्मन अमेरिका है, जिसका दुश्मन इसराइल है, जिसकी दुश्मन यूरोपीय कई ममालिक हैं। तो ईरान तो खड़ा हुआ है। ईरान को इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि एक जुलानी उसके सामने खड़ा है या 10 जुलानी खड़े हैं। ठीक है ना। ईरान की अपनी एक सियासत का मिजाज है, हम उसको ईरान से नहीं जोड़े। मेन मसला अमेरिका का है कि अगर आपने कहा कि देखें माशी अगर वहाँ पे फ़ायदा मिलता है आवाम को, इससे अच्छी कोई बात नहीं है। अब उसका अगर प्राइस पे करना पड़ रही है शाम को कि वो इसराइल को तस्लीम कर रहा है, तो ये अब शाम के अवाम को सोचना है कि आया वो इस प्राइस के ऊपर ये चीज़ें लेने को तैयार है या नहीं है। जनरली पाकिस्तान के अंदर सेंटिमेंट्स कल की डेवलपमेंट्स पे जिसमें जुलानी को कबूल किया गया है अच्छे नहीं पाए जा रहे। मैं सोशल मीडिया अकाउंट्स देख रहा हूँ लोगों के, और तमाम उम्मत मुस्लिमा का, खास तौर पाकिस्तान के अंदर की हद तक, मैं जनरलाइज तो नहीं करूँगा लेकिन अक्सरियत की यही राय है। रियायतुल्लाह फारूकी बहुत मशहूर सहाफ़ी हैं, बिल्कुल उन्होंने उस पर बाकायदा लिखा है। वो तो तंज़ो मिज़ाह भी करते हैं, उन्होंने तो कह दिया एक तरह से कि ये बिल्कुल कबूल नहीं है। वो तो कह दिया था उन्होंने पहले भी, ये सेटिंग चल रही है। जी बिल्कुल ऐसी है। 100% जो पढ़े लिखे लोग हैं पाकिस्तान के माशरा है, वो इस डेवलपमेंट को नहीं मान रहे। वो तो कह रहे हैं ये जो है, ये जो डेवलपमेंट हुई है एक्सिस ऑफ इसराइल है। इसको एक्सिस ऑफ इसराइल का नाम दिया गया, हत्ता कि इसको शैतानी एक्सिस का नाम दिया गया। इसमें कई लोगों ने, जो बड़े लोग हैं, उन्होंने इस पे ट्वीट्स किए हैं, उन्होंने लिखा है, उन्होंने कहा है कि समवन इज मिसिंग, नेतन्याहू इज मिसिंग। मैंने आपको शायद ऑफ द रिकॉर्ड कह रहा था कि नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप का पड्डा चल रहा है, झगड़ा है। नेतन्याहू इज वो मिसिंग है यहाँ पर ना। बहुत सारी चीजें हैं। तुर्की खड़ा है, कतर है, दुबई है 3, सऊदी अरब 4, जुलानी 5, ट्रंप 6। ये 6 लोगों का न्यू मिडिल ईस्ट है। जो न्यू मिडिल ईस्ट की ये बात कर रहे थे 2001 से लेकर अब तक आया, ये न्यू मिडिल ईस्ट है। क्या ये न्यू मिडिल ईस्ट है? यही ट्रंप अमेरिका से निकलने से पहले कहकर आए थे कि बड़ी खबर दूंगा मिडिल ईस्ट में। वो बड़ी खबर ये है। इससे बड़ी खबर और क्या है? उन्होंने कहा हमने न्यू मिडिल ईस्ट बना दिया। ये न्यू मिडिल ईस्ट है। जुलानी, ये पपेट्स नहीं, ये नाकामी है। मैंने शुरू कहाँ से किया था? जब आपने सवाल किया था मैंने कहा था इसको यहाँ से शुरू करना चाहिए कि ये अमेरिका की शिकस्त है कि जुलानी उसके सामने, ट्रंप के सामने बैठा हुआ। ये अमेरिकी शहरियों की तौहीन है, अमेरिकन सिविलाइजेशन की ये तौहीन है कि जिसको वो आज नहीं कुछ दहशतगर्द कहते रहे, जिसको वो, इस पर अमेरिका के अंदर डिवाइडेड ओपिनियंस मिले हैं, मैंने पढ़े हैं। जब जुलानी को एक्सेप्टेबिलिटी उसकी या उसकी हुकूमत को तस्लीम करने की बात थी, तो खुद यूएस कांग्रेस के अंदर और वहाँ पे व्हाइट हाउस के अंदर लोगों में इख्तलाफ पाया जाता। खास तौर पे साबिर साहब जो मार्च वाला वाकया था, जो मार्च में हुआ, जो अलवियों को वहाँ पे इन्होंने कत्ल गारत की, वहाँ पे 1400 मारी है, वो तो कहने लगे भाई ये क्या हो रहा है, और 2 माह के अंदर उन्होंने कबूल कर लिया इसको। तो मतलब मफादात है, बिजनेस के मफाद। बिल्कुल ऐसा ही है। उन्होंने इस शर्त पे किया है कि इसराइल को तस्लीम करो। ये चैप्टर क्लोज है, इससे आगे कोई बात नहीं है। तो ये साबित हो भी जाएगा। और उसने कहा है नहीं वो तो ट्रंप का बयान है ना। अब हो सकता है जुलानी की तरफ से, ट्रंप ने उसके सामने कहा है और उसने अपनी तकरीर में कहा है कि मैंने इसको कहा कि तुम इसको रिकॉग्नाइज करो। ही सेड यस। ये ट्रंप का ट्वीट है, ये उसने कहा, उसकी वीडियो है। उसने कहा कि ही सेड यस। अगर उसने कहा यस और वो ना भी कहे तो उसकी हरकतें पिछले 2 महीने से बता रही हैं कि इसराइल के साथ उनके, देखें इसराइल के साथ उनके मुज़ाकरात ऑलरेडी चल रहे हैं और वो नॉर्मलाइजेशन चल रहा है। ये मंजर में अगर अपनी आर्टिस्टिकली इसको अपने दिमाग में क्रिएट करूं, आपने भी देखा होगा कि क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान खड़े हुए हैं, डोनाल्ड ट्रंप यहाँ मंजर पे ऐसे खड़े हुए हैं। ऐसा लगता है कि जैसे हम किसी बच्चे को किसी से इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो वो चलते हुए आए, ये देखिए मिलियंस, ये हमारे, तो ये अजीब मंजर था कल की ये बिल्कुल बॉडी लैंग्वेज ये बता रही थी जो मैंने पेशेंगोई की थी कि अरब ममालिक डरे हुए हैं। ये वही डर और खौफ था जिसने जो इनको यहाँ तक लाया है सऊदी अरब का।
और वो उसी वजह से उसको बहुत ज़्यादा अहमियत भी दे रहे थे। और अब शायद वो समझ रहे हैं कि हम रिलैक्स हैं, कि हमने ये डील करवा दी है। तुर्की को खुद खतरा है, तुर्की बहुत परेशान है इस काम इसको करने के बाद। तो वो इसमें अब देखिए अब खुलकर आ गई अच्छा, चीज़ें। तुर्की ने इनको जो अपनी माफ़नत फराहम की है, इनको मौसूफ को, जुलानी साहब को, इसकी तारीख ये है ना कि कुर्द टर्की के खिलाफ अब सारी कार्रवाइयाँ करते थे। और अभी आपको भी पता होगा PKLI यही तंजीम है, जी इन्होंने जो है अपनी जंगबंदी कर दी है टर्की के खिलाफ। बिल्कुल, उन्होंने भी जंगबंदी की है। और साथ साथ जो ये जो थे, जो जिस वक्त दाइश का ज़माना था, तो तुर्की बाकायदा इनको फंडिंग करता था, कुर्दों को, इनको जुलानी को। बोला इनके जो अलकायदा, और बाद में मुख्तलिफ नाम इनके बदलते रहे। तो वहाँ से फंडिंग थी, ट्रेनिंग थी, तेल यहाँ से सीरिया का चोरी होता था, वो तुर्की जाता था। उफ, ये सारे काम थे वहाँ पे। तुर्की ने बहुत इसमें फ़ायदा किया है। यानी खुलासा ये है कि इस वक्त अमेरिका दूध दोहरा है। उसने 1.2 ट्रिलियन वहाँ से, कतर से 600 इधर, और पता नहीं दुबई से आज कितने लेगा। थोड़ी देर में ये चीज़ें आ रही हैं, नेक्स्ट पॉडकास्ट में हम इस पर डिस्कस करेंगे। लेकिन ये इस तरह है कि एक गाय से आप जब दूध दोते हैं तो उसके थनों में भी दर्द शुरू हो जाता है। ये इतना दूध दो रहा है, एक्सीलेंट। ये इतना दूध दो रहा है इन अरबों से कि इनके थनों में जो है ना दर्द शुरू हो जाएगा। लेकिन फिर इसको एहसास होगा कि हमने क्या किया। आपने गालिबन आप अरब ममालिक में भी गए हैं, बहुत केस आपने इनका बहुत करीब से इनको देखा है, केस स्टडी है ये। इनकी सोच क्या है, ये मफाद, मतलब ठीक है, मैं देखें, अगर हम बहुत बारीक बीनी से अरब हुक्मरानों का और भी हुक्मरानों से, उनको हम सिंगल आउट नहीं करते, मुस्लिम हुक्मरानों का एक तज्जिया करें तो उनको सिर्फ रियाल और डॉलर ही नजर आता है। और बिल्कुल ये बात सही है कि इस वक्त जो जो अरब दुनिया के बड़े बादशाह ममालिक हैं, बादशाह हैं, वो अपनी ज़िंदगी को इस अयाशी से बाहर निकालना ही नहीं चाहते। उनको आप मुझे बताएं, क्या मोहम्मद बिन सलमान की ज़िंदगी पे कोई फ़र्क पड़ा? गज़ा में 50,000 लोग मर गए। कतर के अमीर पे कोई फ़र्क पड़ा? क्या मुत्तहिदा अरब अमारात के किसी अमीर पे कोई फ़र्क पड़ा? किसी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा भाई। और मुस्लिम मालिक के कौन से हुक्मरानों पे फ़र्क पड़ा? कि हमें जिनको नींद नहीं आती, जिनका दिल खून से खून के आंसू होता है, जो हम करते रहते हैं, अपना खून खौलाते रहते हैं, अपना खून खुश करते रहते हैं वहाँ के मजालिम देख देख कर और इनकी हरकतें देख कर। होना ये चाहिए था, ये $400 मिलियन का त्यारा दिया है, क्या ये नहीं होना चाहिए था कि ये इसराइल से ताल्लुकात ख़त्म करते? होना तो ये सारे पैसे वो गज़ा के लिए बात तो यही है। वो गज़ा के साथ अपने ताल्लुकात बढ़ाते। जिस ज़माने में इसराइल से ताल्लुकात ख़त्म करने की बात हो रही है, ये उस ज़माने में इसराइल से ताल्लुकात बनाने के ये माहौल बना रहे हैं। तो ये वैसे सारू साहब, बात यह है, ऐसा पाकिस्तानी हमें भी अपनी भी कुछ मफादात को देखता है ना। ये हमारे बरदरान इस्लामी ममालिक हैं और हम इनसे खैर खाही के ताल्लुकात रखना चाहते हैं। हम तो सिर्फ एक अपनी जाहिर बात है, उनकी भी कोई नेशनल इंटरेस्ट की बातें होंगी, उनकी भी कोई अपने मफादात होंगे। बयानात तो वो देते हैं, मतलब फ़लस्तीन के हक़ में तो वो, मतलब चाहे वो UAE हो, सऊदी अरेबिया हो, इसराइल की मजम्मत भी करते हैं, OIC की कॉन्फ्रेंसेस भी बुलवाते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा वो कर नहीं पाते। तो जाहिर बात है वो भी कहीं नहीं फंसे हुए हैं। देखिए, मसला ये नहीं है कि वो क्या करते हैं, हमें उनसे कोई गर्ज, अमेरिका एज यूजुअल आप कहेंगे, हमें कोई मसला नहीं है वो क्या करते हैं। मसला ये है कि अगर वो पाकिस्तान पे ये चीज़ें थोपने की कोशिश करते हैं तो ये असल मसला है। ठीक है ना, वो जहन्नुम में जाए, हमें क्या है। बेशक बरादर इस्लामी मुल्क, अगर कोई एक बरादर इस्लामी मुल्क जहन्नुम में जा रहा है तो ये ज़रूरी है कि पाकिस्तान उसके साथ जहन्नुम में जाए? नहीं, पाकिस्तान क्यों जाए? पाकिस्तान एक खुद मुख्तार रियासत है, आज़ाद रियासत है, अपनी खारजा पॉलिसी होनी चाहिए, अपना तरीका होना चाहिए। अभी इसराइली ड्रोन पाकिस्तान में गिरते हैं, ठीक है ना, ये बहुत बड़ी कामयाबी है हमारी पाकिस्तानी फ़ौज की कि उन्होंने इनके इसराइली टेक्नोलॉजी को हैक किया, जाम किया, नुकसान पहुंचाया और हिला के रख दिया उन्होंने इसराइल को। अब अगला स्टेप ये होना चाहिए कि हमारे ड्रोन फ़लस्तीनी को मिलने, हमारे मिसाइल फ़लस्तीन में होने चाहिए, वो लग पता जाए इसराइल को कि तुमने किससे टक्कर ली है। तो ये होना चाहिए, ये करेज होनी चाहिए। ये अमेरिका कौन है जो आके हमारे फैसले करेगा, जो आके हमें डिक्टेट करेगा? फिर अरबों में और हम में क्या फ़र्क है? उनको बुरा भला कहते हैं तो फिर हम क्या हैं? हमने कौन से तीर मार लिए? ठीक है ना, अगर हमारी एक इज्जत है, हमारा वकार है, पूरी दुनिया में हमें लोग जानते हैं, हमारे पायलट्स ने पहले भी फ़लस्तीन का दिफा किया है, आज भी हमारी फ़ौज ने दुनिया में साबित किया है कि भाई हमारी महारत, हमारी सलाहियत, अल्लाह की नुसरत हमारे साथ है। तो ये नुसरत क्या इसलिए है कि ये सिर्फ हमारे लिए है? नहीं, इसको पूरी कोऑपरेशन होना चाहिए। और ये आगे बढ़ सकते हैं। अफसोसनाक बात है कि जब भी हम कोई तनकीदी जायजा करते हैं ममालिक के हवाले से, अरब ममालिक के हवाले से, तो पाकिस्तान के अंदर कुछ फ़िरका वाराना जो लोग हैं उसको एक फ़िरका वाराना बहस बनाने की कोशिश कर, बल्कि यहाँ तक है कि मैंने खुद देखा है कि अरब ममालिक की जो कुछ गलत पॉलिसियाँ हैं, कुछ गलत पॉलिसियाँ, उसके खिलाफ सबसे ज़्यादा हमारे बरादरान लिखते हैं इस पे। बात यह है कि जो भी कोई किसी भी लिबादे में हो, पाकिस्तान में
किसी भी सियासी या किसी और मामले के ऊपर फ़िरका वाराना रुख देकर उसको मैनिपुलेट करे या फ़िरका वारियत की नफ़रत को फैलाए बराह रास्त या बिलावास्ता, ये अमरीकी एजेंट हैं, ये अमरीका के वफादार लोग हैं, ये अमरीकी मफादात की खातिर ये काम करते हैं, ये मुल्क दुश्मन है, ये इस्लाम दुश्मन है, ये इंसान दुश्मन है। तो किसी के साथ किसी के सियासत पे या किसी की पॉलिसीज़ पे डिस्कशन करना, उस पर तनकीद करने का मतलब ये नहीं है कि फ़िरका वारियत। देखिए, एक रियलिटी नज़र आ रही है, एक रियलिटी है कि आप क्या कर रहे हैं, आपसे तवक्कुआत क्या है। हम यानी सऊदी अरब से हमारी तवक्कुआत क्या है? नहीं, लीड करें। हम चाहते हैं कि हमारा बरादर इस्लामी मुल्क है, हमारे मुकद्दसात वहाँ हैं, ये पूरी मुस्लिम दुनिया को लीड करे, हम भी इसके पीछे चलेंगे। लेकिन अगर ये इसराइल के साथ चलेगा, हम नहीं चलेंगे। हम इससे बेहतर है कि इससे पहले हम अपने आप को वो चाहेंगे कि वो मर जाएं, कि हम वो दिन देखें कि हमें इनके पीछे चलना पड़े इस तरह कि ये अमेरिका के गुलाम बने रहें, ये इसराइल के गुलाम बने। नहीं, हम नहीं चाहते। ये पाकिस्तानी कौम, ये कायद आज़म के चाहने वाली कौम है, अल्लामा इकबाल की चाहने वाली कौम है, और हमारे जो बानियान पाकिस्तान है वो आज़ाद हैं, वो हुर हैं, वो गुलाम नहीं है। उन्होंने बरतानवी इस्तेमार को ललकारा है, ठीक है ना। तो ये हमारे अंदर वही खून है, हमारे अंदर वही जोश है, तो हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम यही चाहते हैं कि ये लीड जरूर करे, लेकिन दयानत के साथ, ईमान के साथ, जज़बे के साथ। हम इनके पीछे 1.2 ट्रिलियन डॉलर्स की का मुआहदा कतर में हुआ, सऊदी अरब से 600 बिलियन डॉलर्स अमेरिका ने पकड़ लिए। इन अरब हुक्मरानों के पास पैसे नहीं थे फ़लस्तीनियों को लेने के लिए। आपके सामने है, फ़लस्तीनी भूख से प्यास से मर रहे हैं बेचारे। ये यहाँ पर ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के, अजीब बात बताओ, अमेरिका एड देता है फ़लस्तीनियों को। बिल्कुल, लेकिन वो पहुंचती कहाँ है? वो वहां पहुंचती है मकबूजा मगरबी किनारे में, कि जहां पर इसराइली कंट्रोल है। वो उसको देते हैं कि जो उनके हाथ पे बैत करता है, तो कोई नहीं करता उनके हाथ पे बैत। वो ठीक है, आज भी अमेरिका ये ऐलान कर रहा है कि हम आपको वो एड देते हैं, आप ये गजा से बाहर निकल आए। फ़लस्तीनियों ने अपने जूते की नोक पे रखी अमरीकी एड, एक जगह पे दी है, उन्होंने लेके जला दी है सारी एड। तो ये अमेरिका कोई आसान नहीं करता, वो एड देता है। वो अपने गुनाहों को छुपाना चाहता है, वो छुप नहीं सकते। दुनिया बहुत अच्छी तरह जानती है, गजा के लोग पूरी दुनिया के लिए मिसाल हैं। वो जानते हैं कि ये जो बुराई की जड़ है वो अमरीकी हुकूमत है, शैतानी की जड़ है अमरीकी हुकूमत। तो वो हमें एड दे के खरीद लेगी, नहीं, हम नहीं बिकेंगे। ये अफसोस है कि हम जैसे ममालिक के लोग जो है वो बिक जाते हैं, वो हमारे हुक्मरान बिक जाते हैं। साबिर साहब, डोनाल्ड ट्रम्प के हवाले से कुछ एनालिसिस ये भी हैं कि जो अपनी वो तमाम ये जो काविशें कर रहे हैं, ममालिक में जा रहे हैं, और लेकिन हिंदुस्तान पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट रुकवाने में भी जो ट्रम्प का एक हाथ है, जो खबरें हम तक पहुंची, सीज़फायर का उसने ऐलान किया। शायद उनकी कोशिश है कि नोबेल पीस अवार्ड उनको मिले जाने से पहले, इक़्तिदार जंग का खात्मा हो। मैं ये नहीं कह रहा कि वो सही है गलत है, अगर इनकी इस कोशिश में जिसमें तिजारती मफाद सर फहरिस्त है, कुछ अगर रिलीफ फ़लस्तीन के लोगों को मिल जाता है तो फॉर द टाइम बिंग उसको कबूल कर लेना चाहिए ना। देखिए, ये ऐसा मफरूज़ा इसको कहा जा सकता है, जो बात आपने की है कि फ़लस्तीनियों को कुछ रिलीफ मिल जाए, कि जो एक यानी मफरूज़े की भी एक आखिरी हद है, कि शायद मफरूज़े का भी बहुत ही कमज़ोर दर्जा है। क्योंकि हिस्ट्री ये बताती है कि अमेरिका इज़ अ पार्ट ऑफ प्रॉब्लम, नॉट सोल्यूशन। इन्होंने हमेशा फ़लस्तीन, अमेरिकन गवर्नमेंट ऑब्वियसली, जाहिर है, फ़लस्तीन पर कब्ज़ा अमेरिका ने किया है इसराइल के ज़रिए। कत्लेआम के अंदर, जेनोसाइड के अंदर, जंगों के अंदर अमेरिका की मदद है, ताउन है। आज भी अमेरिका इसराइल के साथ खड़ा है। आज भी वो फ़लस्तीनियों को ब्लेम दे रहा है, सऊदी अरब में बैठ के कह रहा है कि ये फ़लस्तीनी गलत है। वो कह रहा है कि हमास जो है वो फ़लस्तीनियों तक खुराक नहीं जाने दे रही, गज़ा नहीं जाने दे रही। हालांकि उसी हमास से वो मुआहिदा करके उसने अपना एक आखिरी अमरीकी कैदी फौजी जो है वो छुड़वाया है, जो अमेरिकन इसराइली फौजी था। तो अब वो कह रहा है कि वो इस तरह के ब्लेम गेम के ज़रिए, जब उसकी बॉडी लैंग्वेज ये है, जब उसकी टर्मिनोलॉजीज ये हैं, तो उससे ये कहना कि वो शायद फ़लस्तीनियों को रिलीफ देगा, वो रिलीफ नहीं देना चाहता। असल में हमारी जो सबसे बड़ी मुश्किल है कि हम इस तरह की चिकनी चपटी बातों के ऊपर एतमाद कर लेते हैं। अमेरिका काबिल एतमाद नहीं है। हमें ये आवाम को समझना है, हमारे लोगों को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये जो बातें करते हैं, इनकी बातें अलग है, अगले 2 मिनट के बाद इनकी बात अलग होती है, ठीक है ना। नहीं, तो ये बिल्कुल बातें इनकी अलग है सर। बिल्कुल वक्त हमारे पास मुख्तसर सा है। ये बताइएगा कि वही नेतन्याहू जो है उसने फिर से फ़लस्तीनियों पे फिर से बम गिरा दिए हैं। शायद फ्रस्ट्रेशन का शिकार है ट्रम्प से, उसके मामलात सही नहीं है, तो अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन वहाँ निकाल रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। जो मेरे पास खबरें हैं इस वक्त, जो माइक वॉल्टन, इनको, ये अमरीकी ओहदेदार हैं, इनको ट्रम्प ने अपनी काबीना से निकाल दिया है। नेतन्याहू से इनके डायलॉग हुए थे, नेतन्याहू बज़िद थे कि बड़ा हमला करना है, और कि 2-3 हफ्ते खुफिया मुज़ाकरात हुए अमरीकियों के हमास के साथ, जिसमें उन्होंने अपना एक अमरीकी इसराइली फौजी रिहा करवाया है
ईदान अलेक्जेंडर, तो उसके बाद से नेतन्याहू और इनके दरमियान एक तनाव है। ऐसा लगता है कि नेतन्याहू इस वक्त हर चीज में ऑन बोर्ड नहीं है। ट्रम्प किसी और सिमत में चल रहे हैं, नेतन्याहू किसी और सिमत में चल रहे हैं। और माइक वॉल्टर को भी इसीलिए निकाला गया क्योंकि वो नेतन्याहू की बहुत ज्यादा ट्रम्प के सामने हिमायत कर रहा था, लॉबी कर रहे थे। हिमायत कर रहा था, बहुत उसको टैक्स दिला रहा था ट्रम्प को, भाई ये नेतन्याहू के हक में करो करो, जैसे होता ना। फिर ट्रम्प ने कहा तुम ही निकलो, उसको उठा के बाहर फेंका। उसके बाद जो खबरें हैं वो हमारे पास इस तरह की हैं कि जो इस वक्त जो ट्रम्प दौरा भी कर रहे हैं या कर चुके होंगे अब तक, जब ये पब्लिश होगा तो उसमें भी आप देखें, मैंने शुरू में भी कहा कि समवन इज मिसिंग, नेतन्याहू और यूजुअली अमेरिकी सदर इस मीटिंग में जहां पे जुलानी था, जहां पे मोहम्मद बिन सलमान था, जहां पे ट्रम्प था, जहां पे तैयब उर्दगान था, वहां पे नेतन्याहू का होना चाहिए था। अगर मैं उनकी नजर से बात करूं, एक तो नेतन्याहू की सीट खाली थी, तो नेतन्याहू यानी इसराइल के लिए ताल्लुकात अपनी जगह अमेरिका के। ये मैं नहीं कह रहा कि इसराइल को जो है ना ट्रम्प छोड़ रहा है, नहीं, शायद नेतन्याहू को छोड़ रहा। और नेतन्याहू पिछले 2 दिन से आप नोट कर रहे हैं, वो यही धमकियां दे रहा है कि गजा पे बड़ा हमला करूंगा, गजा के साथ ऐसा करूंगा जो अब तक नहीं हुआ, ये बातें कर रहा है वो। और आज आप बता रहे हैं, जैसा हमने खबरें देखी हैं, आज उन्होंने किया एक भयानक हमला किया, वो मजीद करेगा। आप ये इसलिए करेगा कि ये इन दोनों की जो टेंशन शुरू हो गई है नेतन्याहू और ट्रम्प की, ऐसा लगता है कि ट्रम्प ने डिसाइड किया है कि नेतन्याहू को रिप्लेस करना है। इसराइल से उसका ताल्लुक रहेगा, अमेरिका इसराइल को नहीं छोड़ेगा, मुमकिन है नेतन्याहू को छोड़ दे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा पॉडकास्ट हुआ आपसे, बहुत ही तफसील तलब गुफ्तगू हुई, बारीक गुफ्तगू हुई, कुछ सेंसिटिव गुफ्तगू हुई, लेकिन आप तक है नाज़रीन, इस पे तबसरा करें, इख्तलाफ भी करें, हमें अपने फीडबैक से आगाह भी करें। हम अगर किसी आपको लगता है कि कुछ गलत बात निकल जाती है हमारे मुंह से, उस पर हमें तस्वीरें दो। मुझे लगता है ऐसा नहीं होगा इंशाल्लाह, लेकिन एनालिसिस के और से और क्रिटिसिज्म के हवाले से आपके लिए यूट्यूब जब ये हमारा पॉडकास्ट आएगा तो उसके नीचे आप तबसरे कर सकते हैं, अपनी राय से हमें आगाह कर सकते हैं। एक चीज़ हकीकत है कि जितनी भी डेवलपमेंट्स हो जाए मिडल ईस्ट के अंदर, तजारती मामलात अच्छे हो जाएं, इस सब में गजा के लोगों को मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप गजा के लोगों को भूल जाएंगे तो फिर शायद खून का सौदा बहुत सस्ता आपने कर दिया है। तस्मीन जावेद को, डॉक्टर साबिर अबू मरियम को, सर जाविया के पॉडकास्ट से इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।